हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 11 जो आपका एनसीईआरटी का क्लास 12 का पार्ट 2 का है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को देखा। और अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को देखने जा रहे हैं। उसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज का और एडिशनल एक्सरसाइज का जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको अभी हम लोग देखेंगे। उस एक्सरसाइज में जो आपको फार्मूला ज़रूरत पड़ने वाला है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। इसी सब फार्मूला का हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसमें समझ लो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इसमें भी समझ लो, ध्यान से सुनना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में क्या होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम रहेगी और पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल अलग अलग। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में क्या रहेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू अलग अलग रहेगी और पोटेंशियल सेम। करंट की वैल्यू अलग अलग रहेगी और पोटेंशियल सेम हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टर है। 3 रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया V वोल्टेज वाले बैटरी के अक्रॉस, और यहाँ से करंट आया I। यही I करंट R1 में भी जा रहा है, R2 में भी और R3 में भी। ठीक है, इस तीनों रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है A से लेकर के B पॉइंट के अक्रॉस। ठीक है, तो अगर आप इस 3 रेसिस्टर के बदले एक रेसिस्टर लगाना चाहते हैं, जिसको कि हम लोग R इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस 3 के बदले में इस अकेले की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि R इक्विवेलेंट अगर लगाना चाहते हैं तो इस तीनों को कंबाइंड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी उतने वैल्यू के रेसिस्टेंस से आप इस तीनों को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इस 3 के बदला में ये एक आप लगा सकते हैं। क्लियर? जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि करंट के कारण जो है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, और करंट सेम होने के बाद चूँकि रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ अलग अलग है, कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है, तो कनेक्शन पॉइंट अलग अलग होने के कारण आपका जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग होगा। तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो I इंटू R1, और इसके R2 अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो हो जाएगा I इंटू R2, और R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा I इंटू R3। कभी भी आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, इस इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से लेकर अल्टरनेटिंग करंट तक हम बता रहे हैं आपको, तो आपको V इक्वल टू IR एक ये बेसिक फार्मूला है जो आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसी फार्मूला के बेस पर हम लोग आगे भी अलग अलग तरह का है ना, इंडक्टर आएगा, कैपेसिटर आएगा, ठीक है, फिर उनका कॉम्बिनेशंस आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर हम लोग डेवलप कर लेंगे। लेकिन बेसिक फंडामेंटल यही है कि V इक्वल टू IR, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो करंट इंटू रेसिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पर इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो करंट है I, रेजिस्टेंस है R1, तो I इंटू R1, इसमें IR2 और इसमें IR3। इस तरह से इस फार्मूला के बेस पर भी, इस कंसेप्ट के बेस पर भी आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो ये 3 रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 तीनों को हमने पैरेलल में लगाया, तीनों में करंट अलग अलग है। यहाँ से I करंट आया, I करंट 3 हिस्से में बटा, I1, I2 और I3 में। तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा है ना, इस 3 के बदला में भी अगर आप एक लगाना चाहते हैं तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से एक फार्मूला जनरेट होता है। चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम है लेकिन करंट अलग अलग है। कैसे करंट अलग अलग हो, यहाँ देखो, V वोल्टेज वाले बैटरी से करंट आया I, यही I करंट A पॉइंट पे आएगा। A पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से करंट जो है वो 3 ब्रांच है, यहाँ से R1, R2, R3 तीनों अलग अलग ब्रांच है, तो तीनों अलग अलग ब्रांच में करंट भी अलग अलग होगा। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। यानी कि A पॉइंट पर आकर के करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर? 3 पार्ट में बंट गया है, अलग अलग हो गया है। फिर B पॉइंट पे क्या होगा, तो यही I1 यहाँ तक आया, I2 आया और यही I3 आया। B पॉइंट पे यही तीनों करंट फिर से कंबाइंड होकर के वापस से I करंट दिया। इलेक्ट्रिक करंट में हमेशा दिमाग में एक बात रखिए कि बैटरी अपना लॉस नहीं लेगा। बैटरी अगर आपको I करंट देता है तो वापस बैटरी को I करंट चाहिए। क्लियर? तो बैटरी आपको I करंट दिया, वापस I करंट आया। बैटरी के कारण I करंट निकला कैसे, क्योंकि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग है, इसीलिए आपको करंट आया। तो अगर आपको रेजिस्टेंस R1 में करंट निकालना है तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल तो तीनों का सेम है, कितना पोटेंशियल होगा V, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज V है, तो यहाँ पर लिखेंगे V अपॉन R1।
करंट फाइंड आउट करना है, करंट इन रेसिस्टर R1 V/R1 जिसको कि हम लोग I1 बोल रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, तो V/R2 जिसको कि हम लोग I2 बोल रहे हैं, क्लियर। और यहाँ हो जाएगा V/R3 जिसको कि हम लोग I3 बोल रहे हैं। यानी कि करंट फाइंड आउट करने के लिए, है ना, इस रेसिस्टर में अगर करंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, है ना। इस रेसिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस V/R1, करंट I1 बोल दिए, V/R2 करंट I2, V/R3 करंट I3। अगर आपको I करंट निकालना है, मेन करंट निकालना है, तो इसके लिए आप तीनों करंट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसी को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग समझ लो इसको ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके हम लोग फाइनल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फार्मूला I = NEA/VD, है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या ड्रिफ्ट स्पीड जिसको आप बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कि N क्या होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो कंडक्टर है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आपको N है। कैसे पता चलेगा, तो N का जो यूनिट आप देखिएगा तो कुछ ऊपर में कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा, पर यूनिट मीटर क्यूब, ऐसा कुछ यूनिट रहेगा अगर क्वेश्चन में, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि वो N की वैल्यू दे रखा है। और A क्या है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका, कंडक्टर का। VD क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। और ये E क्या होगा, तो E हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो आपको पहले से पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। उसको पुट करके हम लोग करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी रेसिस्टर में या किसी कंडक्टर में आपको ये सारा वैल्यू दे रखा है तो इसके थ्रू भी आप करंट उस कंडक्टर में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसके लिए जो फार्मूला जनरेट होता है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपके NCERT में है। RT = R0 × 1 + अल्फ़ा डेल्टा T, यानी कि T2 - T1। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, ये T2 - T1 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। इस T2 - T1 के जगह आप चाहें तो कैपिटल T2 - कैपिटल T1 भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी टेम्परेचर की बात करता है तो टेम्परेचर की बात करने पर जब स्मॉल t आए और कैपिटल T आवे, है ना, दोनों ही T है, दोनों ही टेम्परेचर को बता रहा है। लेकिन जो स्मॉल t होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में बताता है हमेशा, और जो कैपिटल T होगा वो केल्विन में बताएगा। तो अगर आप T2 - T1 कैपिटल T2 - T1 लिखते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करके लिखिए, और स्मॉल T2 - T1 लेते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखिए। और एक बात और, जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना हो तो टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा T, चाहे डेल्टा स्मॉल t में निकालो चाहे कैपिटल T में निकालो, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही आता है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्लियर। अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करिएगा तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। इसमें 273 ऐड करोगे तो 303 हो जाएगा, इसमें 273 ऐड करोगे तो 293 हो जाएगा। और 303 - 293 यानी कि 303 - 293, है ना, 303 - 293 करिएगा तो वहाँ पर भी आपको 10 केल्विन ही आएगा। तो यूनिट सिर्फ वैरी कर रहा है, डाटा वैरी नहीं कर रहेगा, जो वैल्यू है वो 10 ही है, सिर्फ यूनिट वैरी कर रहा है। एक डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा केल्विन है। क्लियर है। और इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे आपको NCERT में तो वहाँ पर आपको जनरली अल्फ़ा फाइंड आउट करना होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर उस अल्फ़ा को हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो बोलेंगे। आया बात समझ में। अल्फ़ा को हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पर आप देखिएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी बोला जाता है ना। और यही इसी टाइप का अल्फ़ा आप पढ़ते हैं हीट में भी, तो वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट उसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक और इसका यूज़ होगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के बारे में समझ लीजिए। मीटर ब्रिज क्या होता है, तो मीटर ब्रिज जो है वो अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी सर्किट में आपको अननोन रेसिस्टेंस है तो प्रैक्टिकली आप अननोन रेसिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए मीटर ब्रिज यूज़ करते हैं। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। यहाँ पर दो रेसिस्टेंस है, एक P एक Q, और इस दोनों रेसिस्टेंस के बीच में एक गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया। ये जो आपको दिख रहा है एरो के जैसा, इसको बोलते हैं जॉकी। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉकी। और ये जो वायर है, ये वायर जो है, इस वायर को बोला जाता है मीटर ब्रिज वायर, है ना। मीटर ब्रिज जो ऑपरेटस है आपका, इस मीटर ब्रिज को हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं।
क्लियर। और ये जो वायर होगा ये या तो यूरेका का होता है या मैग्नीन का होता है, और इसका टोटल लेंथ 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा, क्लियर। इस जॉकी को इस पूरे वायर पे टच करा के चेक किया जाता है कि किस लेंथ पर जाने के बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करे, वो 0 का 0 पर ही रहे, क्लियर। और ऐसा करने के लिए इस पूरे वायर पे हम लोग चेक करते हैं, और जहाँ पर आपको ऐसा पॉइंट मिल जाता है उस पॉइंट को बोला जाता है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। और उस पॉइंट का लेंथ मान लीजिए यहाँ से अगर L है तो इस साइड से कितना होगा 100 माइनस L, ठीक है। यूनिट लेंथ के लिए ध्यान से सुनिएगा, यूनिट लेंथ के लिए मान लो कि डिस्टेंस कितना है R ओम, है ना। यूनिट लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर के लिए R ओम है, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर के लिए या L सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो L सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा LR, और 100 माइनस L सेंटीमीटर के लिए हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R, ठीक है। और अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0, यानी कि यहाँ दोनों पर पोटेंशियल क्या है सेम, तो इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसलिए लिखते हैं P/Q इक्वल टू LR बट्टा 100 माइनस L इंटू R, LR बट्टा 100 माइनस L इंटू R। तो R से R तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा L/100 माइनस L। तो इस फार्मूला का यूज़ करके भी जो है सो आपको NCERT वाला जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट आपको हमने बताया, इसके बेस पर हम लोग NCERT का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्लियर है। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो एक्सरसाइज के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसा बुक जो है ना, ये जो NCERT का बुक है पार्ट 1 वो आप अपने पास रखिए ताकि आप उसको आराम से देख सकें। क्वेश्चन पर से क्वेश्चन लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा बाबू, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए, क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आप अपने पास रखेंगे। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, किसी कार का स्टोरेज बैटरी है, हैज़ एन EMF ऑफ 12 वोल्ट, है ना। किसी कार का स्टोरेज बैटरी है जिसका कि वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, EMF उस बैटरी का 12 वोल्ट है। इफ़ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। अब बात करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। देखो बैटरी का जो अपना रेसिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस, और बैटरी को छोड़ करके बाकी जो सर्किट में आपको रेसिस्टेंस दिखाई देगा वो होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो बैटरी है यही स्टोरेज बैटरी है 20 वोल्ट का, जिसका EMF बोल रहा है। EMF बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, वोल्टेज बोलिए या पोटेंशियल बोलिए, सबका यूनिट वोल्ट ही होता है, क्या समझे। तो क्वेश्चन करते वक्त जो है EMF बोलता है या वोल्टेज बोलता है तो आप उसको भी लिखते हैं, या फिर EMF को कोई E लिखता है तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर जो इस बैटरी का EMF है उसको भी लिखे हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r लिखे हैं, और इसको हमने एक डॉट लाइन से पूरा घेर के दिखाया। वो इसलिए दिखाए क्योंकि अगर आप इस ऐसे डॉट लाइन से नहीं घेरिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह लगेगा। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, चारों तरफ एक डॉट लाइन से कवर कर दिया ताकि ये लगे कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और इसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट, एक क्लोज सर्किट बनाने के लिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी रखा। क्वेश्चन में हालांकि ऐसा बात आपको कहीं बोला नहीं है, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है दैट कैन बी ड्रॉन, जिसको कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, उस बैटरी से। कौन सा बैटरी से, तो स्टोरेज बैटरी। किसका स्टोरेज बैटरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ था स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, ठीक है। उस कार के स्टोरेज बैटरी से मैक्सिमम करंट आप कितना ड्रॉन कर सकते हैं, कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सर्किट को क्लोज करने के लिए चलो हमने एक रेजिस्टेंस और लगा लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R ले लिए, क्लियर है। अब समझेंगे यहाँ जो EMF है, क्लियर, यहाँ जो आपका EMF है उस पर ध्यान देना। EMF निकालने के लिए हमने यहाँ देखो बैटरी का EMF भी वोल्ट जो है, वोल्टेज बोलो EMF बोलो, उसको हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 वोल्ट दिया है तो 12 वोल्ट ले लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम, इसलिए स्मॉल r लिख दिए 0.4 ओम। करंट फाइंड आउट करना है तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो हमने आपको पहले ही बताया करंट निकालना है तो क्या करना पड़ता है, करंट निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता है वोल्टेज बट्टा रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपको सर्किट में एक रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है फिलहाल, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, तो इसलिए इसको लिखेंगे हम लोग R इक्विवेलेंट, क्लियर, R इक्विवेलेंट लिखेंगे। और R इक्विवेलेंट लिखने के बाद यहाँ देखो दो ठो करंट है, रेजिस्टेंस है, एक है कैपिटल R एक है स्मॉल r, क्लियर है। तो दोनों रेजिस्टेंस को आपको ले लेना है। R इक्विवेलेंट के लिए आप
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। चूंकि दो रेसिस्टेंस है इसीलिए आर इक्विवेलेंट लिखे हैं, एक रेसिस्टेंस होता तो सिर्फ आर लिखते हैं, क्लियर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखे। ऐसा करने के बाद यहाँ देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू 0.4, वोल्टेज कितना 12 वोल्ट पुट कर दिए। हमको करंट को मैक्सिमम करना है, इस चीज़ को मैक्सिमम करने के लिए इस चीज़ को मिनिमम करना पड़ेगा, क्लियर है ना। करंट को मैक्सिमम करने के लिए आपको कैपिटल आर प्लस 0.4 को मिनिमम करना पड़ेगा। 0.4 को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको मिनिमम करने के लिए क्या करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, निगेटिव तो होगी नहीं, तो 0 मान लेते हैं। फॉर मैक्सिमम करंट कैपिटल आर इक्वल टू 0, तो जैसे 0 पुट करिएगा तो 12/0.4, यहाँ से डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा, डिवाइड करोगे 30 एम्पियर का करंट आ जाएगा। यानी कि इस स्टोरेज कार के बैटरी से हम लोग मैक्सिमम 30 एम्पियर का करंट फाइंड आउट कर सकते थे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर। 10 वोल्ट के बैटरी से, है ना, 10 वोल्ट का बैटरी से इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो ये रहा देखो, एक बैटरी और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, इसको हमने डॉट लाइन से कवर कर दिया ताकि ये लगे कि ये क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब ये बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों साथ में है, क्लियर। आगे पढ़िए, इज कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर, यानी कि इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक रेसिस्टर से, तो कनेक्ट कर दिए एक रेसिस्टर कैपिटल आर मान लिए, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट आपसे क्या बोला, नेक्स्ट आपको बोला है उसके बाद व्हाट इज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, है ना। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। और क्या पूछा, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। अगर सर्किट क्लोज है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ये भी आपसे पूछा गया। इसके लिए यहाँ पे देखिएगा, हमने बैटरी का EMF कितना लिया, क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ले लिए। इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है 3 ओम, ठीक है। सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो 0.5 एम्पियर का करंट भी हमने ले लिया, क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसमें भी दो रेसिस्टेंस है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो दो रेसिस्टेंस है तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना, I बराबर V/R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि दो रेसिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, इसीलिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कर दिए, ठीक है। करने के बाद करंट की वैल्यू 0.5, वोल्टेज 10 और स्मॉल आर की वैल्यू 3। कैलकुलेशन करने के बाद जो आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू वो आ गई कितनी, तो वो आ गई 17 ओम, क्लियर। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो KVL से भी बना सकते थे। KVL से बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो मेथड 2 आपको हम करके दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से क्या करते हैं आप, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से इस सर्किट में आप इस डायरेक्शन में घूम जाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम जाइए। मान लीजिए आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चलिएगा इस डायरेक्शन में, तो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो प्लस में लेंगे, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा वो कितना, प्लस IR, क्योंकि हम भी करंट के डायरेक्शन में है। हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आप प्लस में लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस IR, क्लियर। जब यहाँ से आगे बढ़ के नीचे उतरिएगा और इधर जाइएगा तो करंट भी राइट टू लेफ्ट, है ना, करंट भी राइट टू लेफ्ट, और इसमें इस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, स्मॉल आर, तो उसमें भी कितना हो जाएगा, प्लस IR, वोल्टेज IR। फिर आपको बैटरी का पहले माइनस वाला प्लेट मिलेगा तब प्लस वाला, तो बैटरी का पहले अगर माइनस वाला प्लेट मिले तो पहले माइनस लिखो, प्लस वाला मिले तो प्लस लिखो। तो यहाँ पहले माइनस वाला प्लेट मिला है इसलिए -V बराबर 0। करंट की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहाँ पुट कर दो बाबू 0.5R प्लस I की वैल्यू कितनी, वो तो 0.5 ही है, 0.5 और स्मॉल r की वैल्यू 3 माइनस वोल्टेज कितना 10 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके देखिए, है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट जब करोगे तो ये 1.5 और ये -10 में से 1.5 जाएगा तो -8.5 इधर जाएगा तो +8.5, उसको 0.5 से डिवाइड करिएगा तो कैपिटल R की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी कितनी 17 ओम। तो ये इस मेथड से भी आपको सॉल्व आप कर सकते थे, दूसरा मेथड जो KVL लगा के भी आप इसको कर सकते थे। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है जहाँ से जहाँ तक बैटरी कनेक्टेड है या दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो सोचिए यहाँ क्या है, इस तरह से एक बैटरी लगा है और साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है,
तो सोच के देखो बाबू, बैटरी करंट दिया, क्लियर, बैटरी जो है करंट दिया, तो अब क्या होगा, बैटरी का अपना वोल्टेज कितना, तो बैटरी का अपना वोल्टेज है 10, तो V माइनस आई आर काहे कि बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो हाई से लो, तो रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ जो है सो क्या करता है, करंट को लॉस करने का कोशिश करता है, रोकने का कोशिश करता है, तो V माइनस आई आर यानी कि 10 माइनस आई की वैल्यू 0.5 और स्मॉल आर की वैल्यू 3, कैलकुलेट करने पर आ गया 8.5 वोल्ट। अगर आप यहाँ से नहीं निकालना चाहते हैं तो इसके लिए भी दूसरा मेथड है ना, इसके लिए भी दूसरा मेथड है, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वो भी यहाँ से यहाँ का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो करंट कितना है 0.5, डिस्टेंस कितना है 17, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा आई आर, तो वोल्टेज बराबर करंट हो गया 0.5 इंटू 17, तो 17 का सीधा सीधा आधा कितना हो गया 8.5 वोल्ट। क्लियर। तो इस दोनों तरीका से ही आप जो है सो इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है कि 3 रेजिस्टर है 1, 2 और 3 ओम और इसको कंबाइन किया गया सीरीज में, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बहुत आसान, जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, इसका ए पार्ट है, बिल्कुल ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको बोला व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 3, तो ये टोटल कितना हो गया 6 ओम आ गया। क्लियर, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप खुद से भी कर सकते थे, तो 6 ओम आ गया। इसका बी पार्ट देखिए क्या बोला, बी पार्ट बोला कि अगर इसी कॉम्बिनेशन को 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका कि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि इस बैटरी का अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो स्मॉल आर की वैल्यू वो 0 है। क्लियर, आगे पढ़ो। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। करंट कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा करंट कितना होगा, तो करंट जो होगा, ये देखो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। क्लियर, तो वोल्टेज कितना 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 6, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर का करंट जो है वो इसमें जा रहा है। अब 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 2 एम्पियर के करंट के लिए अगर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ से देखेंगे 2 एम्पियर का करंट जो है सो फ्लो कर रहा है, अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रेसिस्टर, तो पहला रेसिस्टर में है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं V1, तो V1 बराबर I इंटू R1, I की वैल्यू 2 है, R1 की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट। क्लियर, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम, इसको मान लेते हैं V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम, इसको मतलब V3 क्या लिखेंगे IR3, तो 2 इंटू 3 ये कितना हो गया 6 वोल्ट। क्लियर, ये इस तरह से आप हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है ना, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और उसके लिए अगर मान लो कि आपको करंट फाइंड आउट करने का इच्छा नहीं है, तो बिना करंट फाइंड आउट किए भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निक दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस 1 ओम, क्लियर, यहाँ 2 ओम और यहाँ कितना 3 ओम। चूँकि करंट सेम है, चूँकि करंट क्या है सेम है, तो जिस तरह से रेसिस्टेंस का रेशियो है, रेसिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2:3, उसी रेशियो में ये 12 वोल्ट भी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्योंकि करंट तो सेम है। तो V1:V2:V3 इक्वल टू R1:R2:R3, और उसके हिसाब से यहाँ 1:2:3 के रेशियो में है, तो इस वोल्टेज को भी आप डिवाइड कीजिए, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो यहाँ देखो 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आया, तो देख रहे हो यहाँ पे 1:2:3, इसका दुगुना है ये और इसका तिगुना है ये, तो अगर तीनों का आप रेशियो निकालिएगा तो 1:2:3 आ रहा है। तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, बिना पेन चलाए भी ये काम आप कर सकते थे। क्लियर, अगर क्वेश्चन का आपको आंसर को चेक करना है, क्रॉस चेक के सही है कि नहीं, तो तीनों को ऐड करके देखिए, 6 4 10 2 12 वोल्ट,
तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया वो जोड़ जाड़ के आया 12 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल भी 12 वोल्ट, यानी कि जो आंसर है वो क्या है, सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला कि 3 रेजिस्टर 2, 4 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ देखो तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा फॉर्मूला आपको अभी हम पढ़ाए थे। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। क्लियर है। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आनी होगी वो चली आएगी। आप इसको बढ़िया से कैलकुलेट करिएगा, आसानी से आपको एलसीएम वगैरह ले लेना, बन जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट। अगर मान लीजिए कि इसी कॉम्बिनेशन को है ना, इस कॉम्बिनेशन को अगर कनेक्ट कर दिया गया किससे, 20 वोल्ट के बैटरी से। बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन को हमने अगर मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिए, 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये रहा 20 वोल्ट का बैटरी। तो आपको बोल रहा है कि करंट निकालने के लिए, जिसका कि इस बैटरी का नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो भी दिया है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है। अगर हर एक रेजिस्टर से करंट निकालना है तो I1 बराबर कितना बताएं आपको हम, इस रेजिस्टर में करंट कितना है I1, तो I1 बराबर होता है V/R1। V की वैल्यू कितनी 20, और यहाँ रेजिस्टर कितना है 2, तो यहाँ से कितना आ गया जी, ये चला आएगा आपको 10 एम्पियर का करंट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट I2 निकालिए, तो I2 बराबर V/R2 यानी कि 20/4 5 एम्पियर। यहाँ से आप I3 भी निकाल सकते हैं, V/R3 यानी कि 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। तो हर एक रेजिस्टर से करंट आपको निकल गया 10 एम्पियर, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर। टोटल करंट अगर निकालना है सर्किट में, तो टोटल करंट के लिए तीनों को ऐड कर दो, 10, 5, 15, 4, 19 एम्पियर का करंट जो है सो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आपको करंट वगैरह का यहाँ जो टोटल करंट आप निकाले वो 19 एम्पियर आ गया। अगर आप पहले ही टोटल करंट निकाल लेते, क्योंकि आर इक्विवेलेंट आप निकाल चुके थे, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/19 ओम। आर इक्विवेलेंट आएगा 20/19 ओम। अगर करंट निकालोगे तो आई बराबर V/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट यानी कि 20/19, तो 19 ऊपर चला जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 19 एम्पियर का करंट आएगा। अगर पहले ही आप टोटल करंट निकाल लेते हैं तो 19 एम्पियर का करंट आएगा। उसके बाद हर एक रेजिस्टर का अलग अलग करंट निकालने के बाद आप ऐड करिएगा तो टोटल करंट के बराबर आएगा। तो वहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है सो आपको मैंने डिफरेंट मेथड से सोचने के लिए भी बताया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक फार्मूला हमने आपको पहले ही पढ़ाया। फार्मूला क्या था कि RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। ये फार्मूला आपको हम पढ़ाए थे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। उस कंडीशन में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन यही था। RT जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है, कब, टेम्परेचर T2 पे, है ना। और R0 जो है वो रेजिस्टेंस है कब, टेम्परेचर T1 पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। इस कंडीशन में अगर R0 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह से खुलेगा R0 इंटू 1 R0 इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा R0 T2 माइनस T1। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा का यूनिट हमने आपको फाइंड आउट करके दिखाया। ऊपर में RT माइनस R0 है, यानी कि रेसिस्टेंस में से रेसिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओम में से ओम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यूनिट ओम ही रहेगा। यहाँ रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है तो यूनिट यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केल्विन ले लीजिए। ठीक है। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा तो पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में कहीं पर अगर पर डिग्री सेंटीग्रेड दिखता है तो वहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं कि वैल्यू जो है सो किसका दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपको यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ फटाक से पकड़ लेंगे कि ये वैल्यू किसका है, अल्फ़ा का है। इसलिए हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पर ये क्या है, अल्फ़ा है। क्लियर है। थोड़ा सॉल्यूशन हिंट जो है वो हिंट के तौर पे आपको हम पहले से इसलिए लिख करके रखते हैं कि वीडियो लंबा नहीं बने बाबू। क्लियर है। ताकि आप इसको पूरा को फटाफट जो है सो देख सके, टाइम कम रहता है अपने पास।
ठीक है, अपने को जल्दी जल्दी ये ख़त्म करके और उसके बाद और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। तो रूम टेम्परेचर को किससे दिखाते हैं, T1 से, इसलिए T1 लिख दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 300 केल्विन लिखना, यहाँ कैपिटल T1 लिखना। क्लियर है, आगे बढ़ो। द रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, है ना। रूम टेम्परेचर पे जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस 100 ओम, तो R0 बराबर 100 ओम। आगे बढ़िए नेक्स्ट, उसी में व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है उसी एलिमेंट का, इफ़ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। आप उसी एलिमेंट का टेम्परेचर बताइए जब रेसिस्टेंस कितना हो जाए, 117 ओम 117 ओम हो जाए। जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज, है ना, इसी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट, किसी भी मटेरियल का बना होगा, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, है ना, किसी भी मटेरियल का ये कंडक्टर होगा, ये वायर होगा, रेजिस्टेंस होगा, उस कंडीशन में आपको अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 1.70 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो फार्मूला है इसको पुट करो, कैलकुलेशन करिएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये जो टेम्परेचर, जो T2 टेम्परेचर आपको बोल रहा था फाइंड करने के लिए, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, जब आपका उसी हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 117 ओम हो गया, तब का टेम्परेचर आपसे पूछा है। तो वो टेम्परेचर आपको T बराबर कितना आ गया, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कैलकुलेशन बाबू आपका काम है, आप करके देखिए, इतना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन है, जिसी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिस्टिविटी भी आप इसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बराबर होता है R बराबर रो L बट्टा A। यहाँ पर रो क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। L क्या है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और R जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। या फिर रो को फाइंड आउट करने के लिए जो है सो एक और तरीका होता है, रो इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द करंट डेंसिटी E बट्टा J, इससे भी ये फाइंड आउट होता है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लिखा है अ नेग्लेजिबली ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, है ना। नेग्लेजिबली स्मॉल करंट, बहुत ही छोटा करंट जो है वो पास हो रहा है किससे, वायर से, जिसका कि लेंथ कितना है 15 मीटर, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एरिया भी दे दिया 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे दिया है, लेंथ दे दिया है, और उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। और जब मेजरमेंट किया गया तो रेजिस्टेंस 5 ओम था। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बताना है तो R बराबर रो L बाई A। देखो R दिया है, L दिया है, A दिया है, और क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि रो निकालिए। तो इस चारों टर्म को कंबाइन करने वाला फार्मूला कौन सा है, यही वाला है। तो अप्लाई करो और यहाँ से रो की वैल्यू जो है सो फाइंड आउट आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना, रो की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। Silver wire has a resistance of 2.1 ohm and 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि किसी सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस 2.1 ओम है जब टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि T1 की वैल्यू आपको दे दिया। क्लियर। फिर आपको बोला रूम टेम्परेचर पे R0 भी दे दिया आपको, एंड रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा टेम्परेचर दिया है, यानी कि T2 दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.7 ओम। T2 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो RT, और T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता है वो R0 से हम दिखाते हैं। पुट करना, अल्फा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम। कोई हीटिंग एलिमेंट है जो किसको यूज़ कर रहा है, नाइक्रोम एलिमेंट है उसको यूज़ कर रहा है। कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, नाइक्रोम को जो यूज़ कर रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 230 वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू 230। क्लियर। फिर आपको बोला ड्रॉज अ इनिशियल करंट, यानी कि स्टार्टिंग का करंट। स्टार्टिंग का करंट मतलब जो आपका पहला करंट है ना, यानी कि T1 टेम्परेचर पे जो करंट है उस करंट की बात कर रहा है। तो 3.2 एम्पियर करंट I1 बराबर 3.2 एम्पियर, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, जो कि कुछ सेटलमेंट हुआ उस करंट की वैल्यू में, कुछ जो है सो फ्लक्चुएसन हुआ है, कुछ डाउन हुआ है करंट की वैल्यू। और कितना देर के बाद, कुछ सेकेंड के बाद ऐसा हुआ है
टू एसटीडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, यानी कि 3.2 एम्पियर से कुछ सेकंड के बाद इसकी वैल्यू सेटल डाउन हो गई और घट गई और घट करके 3.2 से 2.8 एम्पियर हो गई। व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, यानी कि हीटिंग एलिमेंट का स्टेडी टेम्परेचर पूछ रहा है। तो स्टेडी टेम्परेचर मतलब स्टेडी करंट के टाइम में जो टेम्परेचर था वो, तो स्टेडी करंट है 2.8 एम्पियर, यानी कि I2 है। मतलब कि आपसे T2 पूछ रहा है और T2 का वैल्यू हम कितना मान लिए? तो T2 का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं T डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है, T2 का वैल्यू हम लोग कितना कंसिडर कर लिए हैं? T डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग कंसिडर कर लिए हैं। क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर आपको T1 दे रखा है जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर? टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आपको दे दिया है बाबू, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, आपको टी फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अल्फ़ा के थ्रू टी फाइंड आउट करने के लिए, T2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जिसको कि आप टी माने हैं, ये फार्मूला लगाइएगा। इस फार्मूला को लगाने के लिए आपको RT का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंस पता होना चाहिए T2 पे, और R0 पता होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस पता होना चाहिए T1 पे, रूम टेम्परेचर। तो करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस निकल गया। करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस निकल गया। उठा करके पुट करना, जब पुट करोगे अल्फ़ा दिया हुआ है तो यहाँ से आपको टी निकल जाएगा, और टी का जो वैल्यू आएगा वो टी की वैल्यू आ जाएगी 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 में बोल रहा है कि मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। कोई मीटर ब्रिज है, उस मीटर ब्रिज में देखो, चूँकि यहाँ पर हमने जो मीटर ब्रिज आपको पहले दिखाया उसमें P और Q रेसिस्टेंस हम ले रहे थे। क्वेश्चन में पहले से इंट्रोड्यूस है X और Y, तो उसी P और Q के जगह पे हमने X और Y लिख दिया। यहाँ का पॉइंट A, यहाँ का पॉइंट B। ए एंड से, इस एंड से बैलेंस पॉइंट का जो लेंथ है वो दे रखा है 39.5 सेंटीमीटर। क्लियर? मीटर ब्रिज के लिए आपको हमने पहले समझाया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी पर काम करता है। तो यहाँ से ए पॉइंट से जो लेंथ है, बैलेंस पॉइंट का जो लेंथ है वो 39.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल की वैल्यू 39.5 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा? तो 100 माइनस एल, यानी कि 100 माइनस 39.5, यानी कि 60.5। क्लियर? तो अगर ये बैलेंस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर बैलेंस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर बैलेंस पॉइंट है, तो इस पॉइंट, मान लो यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ D पॉइंट, तो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट अगर ये है D, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है? तो इसके C और D के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, 0 है, यानी कि C और D का पोटेंशियल सेम है। तो इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो X/Y = L/100 माइनस L। क्लियर है? कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद जो है सो आपको x की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और x का वैल्यू कैलकुलेट वगैरह करना तो कुछ हमको लगता है 8 ओम के आसपास है ना, अप्रॉक्स आपको 8.16 ओम ऐसा ही कुछ आएगा वैल्यू। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? इतनी वैल्यू आनी चाहिए, कैलकुलेट करना, ये इतना वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने अभी बीच में आपको नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो आपको KVL पे बनेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है? उसका जो KVL लगेगा तो उस पर बनेगा, या दूसरा उसका टेक्निक भी है उस पर ही बनता है, और तीसरा उसका मेथड होता है नोडल एनालिसिस, उस पर भी बनता है। तो जब KVL का क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारा, KVL बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, कोई 4-5 क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें वो 9 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, और वहाँ बता भी देंगे आपको कि ये 9 नंबर हम एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, बैटरी का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है? 11 नंबर में देखो, स्टोरेज बैटरी ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय, है ना, 8 वोल्ट, यहाँ पर 8 वोल्ट और 0.5 ओम, 8 वोल्ट 0.5 ओम का इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, है ना। चार्ज्ड बाय, किससे चार्ज कर रहे हैं? तो 120 वोल्ट और 15.5 ओम रेसिस्टर से, यानी कि इस बैटरी का वोल्टेज है 120 वोल्ट और 15.5 ओम रेसिस्टर से हम इसको चार्ज कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है इसमें क्या निकालने के लिए, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी कि इसके अक्रॉस, चार्जिंग के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो ये बैटरी चार्ज हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको बताना है,
क्लियर है। तो वोल्टेज निकालने के लिए देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कब निकलेगा, जब करंट रहेगा। तो इस पूरे सर्किट में मान लीजिए कि हम आई करंट मान लिए और आई करंट यहाँ से निकला, इसमें गया और ऐसे लौट करके वापस आ गया, सपोज दैट, ठीक है। तो हम इसमें केवीएल लगा रहे हैं, हम ऐसे घूम गए, मतलब हम यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट किए। जब हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको बैटरी का प्लस वाला मिल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर +8। फिर मिलेगा हमको बैटरी का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम भी करंट के डायरेक्शन में है, करंट भी इधर और हम भी इधर, तो इस रेजिस्टेंस से वोल्टेज कितना हो जाएगा +0.5I। जब यहाँ से लौट के आएंगे तो करंट भी राइट टू लेफ्ट और हम भी राइट टू लेफ्ट, तो इसमें भी वोल्टेज प्लस हो जाएगा, कितना 15.5I। फिर बैटरी का माइनस मिलेगा, तो -120 बराबर 0। अगर बैटरी का पहले माइनस वाला प्लेट मिलता है तो माइनस लिखो, प्लस वाला प्लेट मिलता है तो प्लस लिखो। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो -112 + 16I = 0, तो 16I = 112, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 एम्पियर। हमको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना था ड्यूरिंग चार्जिंग, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज कितना 8 प्लस इसमें कितना हो जाएगा IR, तो करंट है 7 इंटू रेजिस्टेंस कितना 0.5, तो 7 का आधा 3.5 और ये 8, तो टोटल मिला कितना हो गया बाबू 11.5 वोल्ट। यही तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोल रहा है कि पोटेंशियोमीटर है, अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस पॉइंट ऑफ 35 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। पोटेंशियोमीटर का दो तो फंक्शन होता है, पहला अननोन सेल का EMF फाइंड आउट करना, दूसरा किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। क्लियर है। तो जब अननोन सेल का EMF फाइंड आउट करना होता है या EMF को कंपेयर करना होता है तो EMF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलेंस पॉइंट के लेंथ के, यानी कि E1/E2 = हो जाएगा L1/L2। तो यहाँ से देखिए पहला वोल्टेज आपको क्या दिया है 1.25 वोल्ट, तो यहाँ लिखो 1.25 अपॉन, इसके लिए लेंथ आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में पढ़ के देखिए लेंथ जो है सो कितना दे रखा है, तो लेंथ देखो दे रखा है 35 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है कि बैलेंस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया गया 63 से, है ना। 1.25 वोल्ट के लिए बैलेंस पॉइंट है 30, बैलेंस लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर पर है। फिर बैलेंस पॉइंट का जो लेंथ है उसको शिफ्ट कर दिया गया 35 से 63, तो अब EMF कितना होगा, यानी कि E2 की वैल्यू अब आपको फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने के बाद आप E2 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप वगैरह का, वहाँ पर आप कोई भी डाउट हो आप अपना भेज दीजिएगा, समय मिलते ही आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये एक थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जब तक इसको आप नोट कीजिए हम उस 8 नंबर और 10 नंबर को साफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोल रहा है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब आपको हमने पहले बोला कि पर मीटर क्यूब जैसे आए तो n समझ लो, स्मॉल n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, n की वैल्यू दे दिया। आगे पढ़िए, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। 3 मीटर लॉन्ग, L बराबर कितना 3 मीटर, यानी कि कोई वायर है इस तरह से, इस वायर के इस एंड से A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। किसी इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। तो देखो T निकालना है, T कैसे निकलेगा, T निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है टाइम बराबर, कैसे निकालना है, यहाँ पे लेंथ दे रखा है ना, इस एंड से इस एंड तक आना है तो डिस्टेंस कवर करना है इलेक्ट्रॉन को, तो सीधा काइनेमेटिक्स पे जाइए। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, डिस्टेंस बाय स्पीड करना पड़ेगा, है ना।
या फिर आप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी या लेंथ बाय स्पीड, लेंथ बाय वेलोसिटी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो ड्रिफ्ट है, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप बोलते हैं उसको, और जो लेंथ कवर करना है वो एल है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई वी डी, है ना। टी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, एल बाई वी डी हो जाएगा। आया बात समझ में। तो लेंथ तो हमको दे रखा है लेकिन वी डी हमको नहीं पता था। आगे पढ़ो क्वेश्चन में और क्या होगा। फिर आपको क्वेश्चन में दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है और करंट भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी आपको दे रखा है कितना, तो 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और करंट दे रखा है आपको कितना, तो 3 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से आप वी निकाल सकते थे। वी कैसे निकलता है ना, वी निकालने, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से आई बराबर आप लगा दीजिए NEA/VD, आपको वीडी चाहिए ना, तो यहाँ से वीडी बराबर क्या हो जाएगा, I बाई NEA। आई की वैल्यू कितनी, 3, एन की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 8.5 × 10⁻28, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 गुने ए का वैल्यू कितना, तो 2 × 10⁻6, इस तरह से दे रखा है। इस वीडी को उठा करके, इस पूरे वैल्यू को उठा करके आप क्या करिए, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ से टी की वैल्यू जो है सो फाइंड आउट हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू पुट कर लेना। लेंथ का वैल्यू कितना पुट करिएगा, तो लेंथ का वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा जो आपको 3 मीटर दे रखा है वो। जब कैलकुलेशन करोगे तो टाइम का वैल्यू टोटल कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 7 घंटा और 33 मिनट, कुछ इस तरह से आएगा सेकेंड में, ध्यान रखना। ये जो पूरा कैलकुलेशन करोगे तो सब आएगा सेकंड में, कहे कि सब ऐसा यूनिट में है, आएगा सेकंड में। सेकंड को जो सो मिनट वगैरह में कन्वर्ट करोगे, फिर आवर में कन्वर्ट करना, तो 7 आवर 33 मिनट जो है सो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट किया। अब जो है आपका एडिशनल एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन है ना, उस एडिशनल एक्सरसाइज वाले सेक्शन का भी एक क्वेश्चन हम लोग अभी फटाक से देख लेते हैं, क्योंकि वो सिमिलर है, पहले जैसा ही है, इसलिए अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखना, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए सेक्शन। ए सेक्शन आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ देखो 20 का ए सेक्शन में क्या बोला कि गिवन एन रेसिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव डिस्टेंस। जब एन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस होता है ना, बहुत सारा रेसिस्टेंस है, इस तरह से एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू मान लो कि आर है, और जब सबका सब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो एन इंटू आर। और यही चीज़ अगर पैरेलल में कनेक्ट होगी तब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आर बाई एन। ये जो होगा वो होगा सीरीज में, और ये जो होगा वो होगा पैरेलल में। क्लियर है। सीरीज में आप देखिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये वैल्यू कम होगी। तो जो सीरीज वाला वैल्यू है वही आपका क्या है, मैक्सिमम है, और जो पैरेलल वाला वैल्यू है वही आपका क्या है, मिनिमम है। आपसे क्या बोला, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने, तो मैक्सिमम और मिनिमम तो निकल गया, मैक्सिमम बराबर एन आर और मिनिमम बराबर आर बाई एन। तो वो ए का फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों फाइंड आउट हो गया। साथ में आपको ये भी बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो भी बताइए। तो आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, एन आर बाई आर बाई एन। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो हो जाएगा तुम्हारा एन स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आपका बी सेक्शन। बी सेक्शन जो है सो थोड़ा सा इजी है। यहाँ देखो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से ही क्वेश्चन बनेगा। आपको बोल रहा है कि इस 3 रेसिस्टेंस को किस तरह से कंबाइंड किया जाए कि आपको
तीन रेजिस्टेंस को कंबाइन करना है ताकि आपको एक बार 11/3 ओम मिले, एक बार 11/5 ओम मिले, एक बार 6 ओम मिले, एक बार 6/11 ओम मिले। तो मान लो तीनों को सीरीज में जोड़ दिए, है ना, तीनों को सीरीज में जोड़ दिए, ऑल इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम। तो ये वाला मैच कर गया, कौन सा, तीसरा सेक्शन हो गया। और अगर मान लीजिए सबको आप पैरेलल में जोड़ दिए, ऑल इन पैरेलल, तब कितना हो जाएगा, देखो 1/R इक्विवेलेंट 1/1 + 1/2 + 1/3, एलसीएम 6 + 3 + 2 यानी कि 11/6 ओम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 6/11 ओम। ये आपको बन जाएगा कौन सा, 4। इसी तरह से हीट एंड ट्रायल से आपको मान लीजिए कि एक बार आप क्या करिएगा, एक बार इस 1 को ऐसे रहने दो, 2 और 3 को पैरेलल में जोड़ देना, 2 और 3 पैरेलल में, 1 और 1 जो है वो सीरीज में। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का गुना बट्टा दोनों का जोड़, यानी कि 6/5 और +1। क्लियर है। तो 1 + 6/5 आर इक्विवेलेंट निकालने जाइएगा तो ये इतना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 11/5 ओम, यानी कि ये मैच कर जाएगा तुम्हारा दूसरा सेक्शन। इसी तरह से आप हीट एंड ट्रायल से पहला सेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में एक डायग्राम इस तरह का दे रखा है। सबकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, सबका वैल्यू है R, सब जो है वो R है। तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पे, मान लो इसको A पॉइंट, यहाँ पे मान लेते हैं B पॉइंट, A से B का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो सबका सब क्या है, सीरीज में है। एक बार जो करंट यहाँ A पॉइंट से इंटर कर गया वो ऐसे घूम करके जो है सो B पॉइंट तक आएगा, सबका सब सीरीज में है। तो क्या करेंगे, जब सबकी वैल्यू सेम रहे और सब सीरीज में कनेक्ट रहता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, N × R, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 5 × R ओम, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये जो सी सेक्शन है इसमें एक और डायग्राम आपको दे रखा है, उसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत आसान है, ट्राई करिएगा। क्लियर है। और ट्राई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं सॉल्व होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें वो भी सॉल्व किया हुआ रहेगा। लेकिन आप एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम सिर्फ ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करिएगा। ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप वगैरह का लिंक रहेगा उस पर आप पूछ सकते हैं। क्लियर। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें एडिशनल एक्सरसाइज का और भी क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग KVL पे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे स्पेशल करके हम लोग देखेंगे। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू।